बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट के चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशन का एक और टॉपिक स्टडी करना है, जो कि हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है क्या चीज़? बेसिकली जब हम अर्थ की सरफेस के ऊपर से किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और उसके ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं और इतना वर्क परफॉर्म करते हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हम उसको निकाल देते हैं, तो जो वर्क परफॉर्म होता है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नाम देते हैं। हम ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से उठाते हैं और उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस दौरान जो वर्क परफॉर्म होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो वर्क हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। अगर इसकी हम स्टेटमेंट की बात करें तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क हो रहा होता है फ्रॉम अ पॉइंट इन साइड द फील्ड, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क हो रहा होता है फील्ड के इन साइड, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर से जो उसके ऊपर वर्क हो रहा होता है अगेंस्ट द फील्ड, ताकि वो अर्थ के अगेंस्ट द फील्ड जा सके, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जा सके। वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम ज़ीरो, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जा सके और इन्फिनिटी में जा सके, जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ज़ीरो है। तो ये जो वर्क परफॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर ताकि वो उसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल दे, इस वर्क को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नाम देते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास उसका फाइनल पॉइंट है, और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है जो डॉटेड लाइन है। अब हमने ऑब्जेक्ट को उठाया पॉइंट ए से और उसको पॉइंट आई एन के ऊपर क्या किया, ड्रॉप कर दिया। यानी पॉइंट ए इन्फिनिटी में नहीं है, पॉइंट ए कहाँ पर है, ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है। ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर से उसके ऊपर हमने वर्क परफॉर्म किया, उसको R1 पे ले गए, R2 पे ले गए, R3 पे ले गए, इस तरह करते करते ऊपर जाते गए तो हमारे पास एक पॉइंट आया कि वहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड ख़त्म हो गई। तो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकाल दिया हमने उस ऑब्जेक्ट को, तो जो वर्क उसके ऊपर परफॉर्म हुआ वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता गया वैसे वैसे हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होती गई। जितना हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं उतना हमारे पास क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी जो हमारे पास अर्थ की ग्रेविटी है वो हमारी पर कम अप्लाई होना शुरू हो जाती है। जितना जितना डिस्टेंस बढ़ता है हमारा अर्थ की सरफेस से, उतना उतना हमारे पास जो अर्थ की जी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास कम होती है। तो इसी तरह जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस बढ़ा, आर की वैल्यू इंक्रीज हुई, वैसे वैसे ग्रेविटेशन फोर्स जो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही थी वो भी हमारे पास क्या हुई, डिक्रीज होती गई। ठीक है, और जैसे जैसे फोर्स ग्रेविटी डिक्रीज होती गई वैसे वैसे हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क था वो भी कम करना पड़ गया। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाता गया डिस्टेंस की वैल्यू हाई होती गई, डिस्टेंस की वैल्यू हाई हुई तो ग्रेविटी कम हो गई, ग्रेविटी कम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने लगी। अब जब कम अप्लाई होने लगी तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अप्लाई होने वाला वर्क था, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क हो रहा था वो भी क्या हो गया, जैसे जैसे ऊपर जाता गया तो कम होता गया। इसका मतलब कि वर्क वेरिएबल हो गया। वर्क वेरिएबल हो गया तो वर्क हमारे पास क्या है, बेसिकली फोर्स। तो फोर्स हमारे पास वेरिएबल हो गई, तो इसका मतलब कि हम अब वर्क नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि फोर्स ही हमारे पास वेरिएबल हो गई। फोर्स वेरिएबल हो गई तो हमारे पास हम वर्क का फार्मूला जो है W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा ये नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम क्या करेंगे, फोर्स जब वेरिएबल हो गई तो हम फोर्स को कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। फोर्स को हम क्या करेंगे, दोबारा कांस्टेंट में करेंगे, यानी फोर्स को हम कांस्टेंट में ले आएंगे। कैसे लाएंगे, हम क्या करेंगे कि इस पूरे पाथवे को हम इतने स्मॉल पैचेस के अंदर, इतने स्मॉल इंटरवल्स के अंदर हम उसको कट कर देंगे कि हमारे पास फोर्स क्या आ जाए, कांस्टेंट के इक्वल आ जाए। हर एक इंटरवल के अंदर, हर इस छोटे से एरिया के अंदर, इस छोटे से इंटरवल के अंदर जो फोर्स हो हमारे पास वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, और जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी तो वो इंटरवल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। हमारे पास इंटरवल का साइज क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा इंटरवल के दरमियान वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, एक्सप्लेनेशन के अंदर यही जो कहानी मैंने आपको सुनाई है यही इसके अंदर बताई गई है। कंसिडर वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस एम, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैस एम है, जिसका मैस क्या एम है, इज डिस्प्लेस फ्रॉम इनसाइड द फील्ड, जिसको फील्ड के अंदर से हमने क्या किया, डिस्प्लेस किया, उठाया उसको। ठीक है, टू इन्फिनिटी, और उसको इन्फिनिटी के अंदर जाके छोड़ दी जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। ठीक है, जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। ठीक है, पॉइंट ए टू एन, यानी इन साइड द फील्ड से इन्फिनिटी में जब हम गए तो हमने पॉइंट ए से एन तक ऑब्जेक्ट को पहुंचा दिया।
वेयर द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम जीरो, जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जीरो है। नाउ वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हमें, जब हमने उसे इन साइड से फील्ड के अंदर से उठाया और फील्ड के बाहर लेके गए, तो हमें क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। किसके अगेंस्ट वर्क क्यों करना पड़ा, ग्रेविटेशनल फील्ड थी, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ गया, वर्क करना पड़ गया। ड्यूरिंग दिस कवर डिस्प्लेसमेंट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरिएबल। अब जैसे जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट को कवर करते गए, जैसे जैसे ऊपर जाते गए, तो हमारे पास फोर्स क्या हुई, वेरिएबल हो गई। यहाँ पे यही बात बताई गई है, कवर डिस्प्लेसमेंट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरिएबल। जो ग्रेविटी की वैल्यू थी, अर्थ की जो ग्रेविटी थी, वो हमारे पास कम होती गई, वेरिएबल होती गई। ठीक है, अगर सरफेस ऑफ अर्थ में 9.7 थी, जैसे जैसे हम होते ऊपर जाते गए, तो हमारे पास वो 9.8 से कम होते 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 नीचे आती गई। ठीक है, 9.8 से कम होती गई। नाउ द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरिएबल। अब ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी हमारे पास वेरिएबल हो गई, तो हमारे पास जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा था वो भी वेरिएबल हो गया, वो भी हमारे पास कम होता गया, क्योंकि जी की वैल्यू कम होती गई। जब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, जब हमारे पास क्या हो गया, वर्क भी वेरिएबल हो गया, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरिएबल, नाउ द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरिएबल। ठीक है, हैंस द फोर्स इज वेरिएबल। अब जो वर्क है ये हमारे पास किससे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आ जाते हैं। तो अब जैसे वर्क वेरिएबल हो गया, तो फोर्स भी क्या हो गई, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही थी, जो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश कर रही थी, वो भी वेरिएबल हो गई। तो यहाँ पे हमने ये कहा हैंस द फोर्स इज वेरिएबल, सो नाउ वी हैव टू कट द होल पाथ। तो हमने क्या किया, जो फोर्स का पूरा पाथ था, ये पूरे का पूरे पाथ को हमने स्मॉल नंबर ऑफ इंटरवल्स के अंदर क्या किया, डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे पाथ को स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पीसेस के अंदर, छोटे छोटे पैक्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, नाउ वी हैव टू कट द होल पाथ इनटू द स्मॉल नंबर ऑफ इंटरवल्स, देयरफॉर द फोर्स इज कांस्टेंट, ताकि हमारे पास फोर्स कांस्टेंट हो जाए। यहाँ तक हमारा ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन रह गई। अब हमारे पास क्या हो गया, अब जैसे हमने एक चीज़ आपने नोट की कि जैसे जैसे हमने क्या किया, फोर्स को कांस्टेंट करते गए, यानी पाथ को हमने कट किया फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, हमने अब हर एक इंटरवल का अलग अलग वर्क फाइंड करना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक इंटरवल का अलग अलग से वर्क फाइंड करेंगे, फिर इनको हम ऐड करेंगे। अब आते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, तो खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या नाम दे दिया, अब देखें डिस्प्लेसमेंट को हमने चेंज इन आर क्यों कहा, इस चीज़ को समझिए। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाया, यहाँ पे ले गए, फर्ज किया हमें फाइंड करना है वर्क ए पॉइंट से 1 पॉइंट के दरमियान। तो हमें क्या करना होगा, ये डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। तो हमें तो जो डिस्प्लेसमेंट मिला वो क्या मिला, R1 और RA। हमने क्या करना है, ए पॉइंट से R1 तक का वर्क फाइंड करना है कि ए पॉइंट से R1 तक कितना वर्क परफॉर्म हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, R1 को, R1 में से ए को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, R1 में से जब हम ए माइनस करेंगे तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इतना, ये इतना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, जो R1 और RA के दरमियान है, R1 में से RA माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए हमने इसे चेंज इन R कहा। ठीक है, चेंज इन R कहा, और जो हमारे पास ये F इज इक्वल टू GMEM डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, और थीटा 180 डिग्री कैसे हो गया, देखें जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाते जाते गया, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन नीचे थी। ग्रेविटी की वैल्यू क्या, ग्रेविटी का जो डायरेक्शन था, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी अर्थ की, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है वो टुवर्ड द सेंटर है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर खींचता है तो नीचे की तरफ खींचता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, जबकि ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है। तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा डेवलप हुआ, और एंगल थीटा कितने 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने थीटा 180 डिग्री पुट किया, फोर्स की ये वैल्यू डाल दी, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है हमारे पास चेंज इन आर। ठीक है, तो हमने इस तमाम वैल्यूज को फॉर्मूला के अंदर पुट किया इस वर्क वाले, तो हमारे पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू कैपिटल GMEM डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने चेंज इन आर पुट किया, और थीटा की जगह हमने cos 180 डिग्री पुट कर दिया।
अब यहाँ पे आते हैं, cos 180 डिग्री किसके इक्वल है हमारे पास, -1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, -1 से सिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस आ गया, ठीक है। 1 से तो किसी के मैग्नीट्यूड को इफेक्ट नहीं पड़ा, तो माइनस GMEM डिवाइड बाई आर का स्क्वायर चेंज इन आर। अब हमें चेंज इन आर फाइंड करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि हमें अगर वर्क फाइंड करना पड़ जाए R1 और A पॉइंट के दरमियान कितना वर्क हुआ है, तो हम क्या करेंगे, R1 में से A पॉइंट को माइनस कर देंगे। जब हम R1 में से A को माइनस करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ऐसी ही हमने क्या करना है, हमेशा जहाँ का भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए हमने क्या करना है, हायर वैल्यू में से लोअर को माइनस करना है। अब R1 हमारे पास हायर वैल्यू है, RA हमारे पास क्या लोअर वैल्यू है, तो हमारे पास दरमियान का डिस्टेंस हमें मिल गया। R1 और A के दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास ये, तो चेंज इन आर हमारे पास क्या है, R1 माइनस RA। R1 में से जब हम A को माइनस करेंगे, RA को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये R1 और RA के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कवर किया वो आ जाएगा। तो चेंज इन आर इक्वल आ जाएगा R1 माइनस RA, इसको हमने A का नाम दे दिया। ये चेंज इन आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी से हम R1 की वैल्यू निकालते हैं जो कि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। R1 हमारे पास इक्वल है चेंज इन R प्लस RA, तो ये R1 की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं, अब हमारे पास नीचे रह गया ये R का स्क्वायर, ये वाला R का स्क्वायर। अब ये वाला R का स्क्वायर की क्या वैल्यू है, बेसिकली ये हमारे पास जिन दो पॉइंट्स के दरमियान का हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ये उन दो पॉइंट के दरमियान की एवरेज की वैल्यू होगी। तो हमने क्या करना है, अब ये R का स्क्वायर है, R1 चेंज इन R किसके इक्वल था, R1 माइनस RA के। तो R की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हम R1 और RA इनकी मीन वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस RA डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हम इसको कह देते हैं। अब इसके अंदर हम देखें तो हमने क्या किया, R1 पुट R1 इन 2, इक्वेशन 2 के अंदर हमने कहा कि R1 की वैल्यू पुट करें। R1 की वैल्यू ये, तो हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर R1 की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, चेंज इन R प्लस RA। तो R इज इक्वल टू चेंज इन R प्लस RA, और ये वाला RA यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमारे पास दो RA हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू चेंज इन R डिवाइड बाई 2 और प्लस 2RA डिवाइड बाई 2, ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास R की क्या वैल्यू बचेगी, चेंज इन R डिवाइडेड बाई 2 प्लस RA, ये हमारे पास R आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें R नहीं चाहिए बल्कि R का स्क्वायर चाहिए। R का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास 1 है ना, इसकी पावर क्या है 1 है, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर को अप्लाई करना है ताकि हमारे पास R स्क्वायर की वैल्यू हमें मिले। स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा A का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास A प्लस बी का होल का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा A प्लस बी वाला, ठीक है। A प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन R डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस RA का स्क्वायर प्लस 2A और B, A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2A और B, ये जो 2 है और ये जो 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे चेंज इन R और RA सिर्फ बच जाएगा, और यहाँ पे चेंज इन R डिवाइड बाई 2 का होल का स्क्वायर और प्लस RA का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला इसको खोला, इसका स्क्वायर लिया, तो हमारे पास बन गया क्या, R का स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस RA का स्क्वायर प्लस चेंज इन R और RA, ये दोनों चीज़ें आ गई अब हमारे पास। अब अगर हम देखें ये चेंज इन R किसके इक्वल है, R1 माइनस RA, तो यहाँ पर हमारे पास ये R1 है और ये हमारे पास क्या है, RA है, ये R1 है और ये RA है। अब R1 और RA इन दोनों के दरमियान के जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हमने कहा था कि हमने फोर्स को कांस्टेंट लेके आने हैं। जब हम फोर्स को कांस्टेंट लाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो इतना छोटा हो जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ही होगा, ठीक है ना। ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो के करीब ही होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली टू द ज़ीरो होगा, ठीक है। तो जितनी भी स्मॉल वैल्यू होगी उसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास वो और स्मॉल वैल्यू को प्रोड्यूस करती है। स्क्वायर लेने से छोटी वैल्यू का आंसर बड़ा नहीं आता, बल्कि छोटी वैल्यू का आंसर स्क्वायर लेने से और छोटा आ जाता है, और जब हम इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। जिसमें कि यहाँ पे 0.1 का हमने स्क्वायर लिया, छोटी वैल्यू है, ठीक है, इसका स्क्वायर लिया तो ये और छोटी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह होगा कि हम अगर इसे इग्नोर कर भी दें तो हमारे आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। चेंज इन R का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, पीछे बच गया RA का स्क्वायर प्लस चेंज इन R और RA।
अब आर का स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन चेंज इन नहीं, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर प्लस चेंज इन आर ए। अब यहाँ पर हमारे पास हमने यहाँ पर चेंज इन आर क्या बताया था, चेंज इन आर इज इक्वल टू आर वन माइनस आर ए। यहाँ पर हमारे पास चेंज इन आर मौजूद है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया, हमने चेंज इन आर को पुट कर दिया आर वन, चेंज इन आर को पुट कर दिया इक्वेशन 3 के अंदर। इक्वेशन 3 के अंदर जब हम चेंज इन आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर प्लस चेंज इन आर की जगह आ जाएगा आर वन माइनस आर ए, और ये आर ए, इस आर ए को इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन आर, आर का स्क्वायर, चेंज इन आर नहीं, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर प्लस आर वन आर ए माइनस आर ए का स्क्वायर। ये आर ए इससे मिला तो माइनस आर ए का स्क्वायर हो गया, और ये आर वन इससे मिला तो आर वन आर ए हो गया, ठीक है। ये माइनस का आर ए स्क्वायर और ये प्लस का आर ए स्क्वायर है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आर का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा आर वन आर ए, और ये हमारे पास इक्वल आ गया किसके, इसको हमने बी का नाम दे दिया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम इस सारे के सारे जो हमने ये वैल्यूज फाइंड की, इनके ज़रिए हम क्या करेंगे, अब हर एक इंटरवल का क्या करेंगे, वर्क फाइंड करेंगे। वर्क की तरफ आते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्क फाइंड करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट वन तक, पॉइंट ए से पॉइंट वन तक का वर्क हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट वन तक का जो वर्क है, सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी एम ई एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर इंटू चेंज इन आर। अब वर्क ए से पॉइंट वन तक का जो वर्क है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल जी एम ई एम डिवाइडेड बाई, अब चेंज इन आर की जगह आर के स्क्वायर में हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, आर के स्क्वायर या पॉइंट ए से पॉइंट वन तक के लिए जो हमने आर के स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, आर वन और आर ए। तो ये हमारे पास आर स्क्वायर की जगह आर वन और आर ए आ जाएगा। और यहाँ पे चेंज इन आर की हमने क्या वैल्यू निकाली थी, चेंज इन आर हमारे पास इक्वल था पॉइंट ए से पॉइंट वन तक का चेंज इन आर हमने निकाला था, वो क्या था, आर वन माइनस आर ए के इक्वल था। तो चेंज इन आर की जगह हम लगा लेंगे क्या, आर वन माइनस आर ए। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके नीचे ला के डिवाइड कर देते हैं। तो वर्क ए पॉइंट ए से पॉइंट वन तक के जो वर्क है हमारे पास इक्वल है क्या, कैपिटल जी एम ई एम इनटू आर वन माइनस आर ए डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पे आके डिवाइड करा देते हैं हम, तो आर वन डिवाइड बाई आर ए। अब एलसीएम को ब्रेक करते हैं, ठीक है, आर वन को अलग कर देते हैं और आर ए को अलग कर देते हैं। तो ये कैपिटल जी एम ई एम इनटू आर वन डिवाइड बाई आर वन आर ए माइनस आर ए डिवाइडेड बाई आर वन आर ए। अब इनमें जो सिमिलर है वो हम कटा कर देते हैं। तो यहाँ पे R1 जो है और यहाँ पे R1 कट सकते हैं, और यहाँ पे RA और RA दोनों सेम है, डिवाइड के अंदर है, कट सकते हैं। हम इन दोनों को काट देते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 1 डिवाइड बाई RA माइनस 1 डिवाइडेड बाई R1। ये हमने पॉइंट ए से पॉइंट वन तक का वर्क फाइंड किया, ये वर्क का फॉर्मूला आ गया। अब हम कहते हैं कि पॉइंट वन से पॉइंट टू तक का वर्क क्या होगा, यानी R1 से लेके R2 तक का वर्क हमने फाइंड करना है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, बाकी सारा फार्मूला यही है, सिर्फ हमने क्या करना है, पहले वाले के ऊपर यहाँ पे क्या करना है, R1 लिख देना और यहाँ पे R2 लिख देना है, बस सिर्फ इतनी सी चेंजिंग करनी है, बाकी फार्मूला वही अप्लाई होगा, उसी तरह होगा। तो यहाँ पे हमने 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 डिवाइड बाई R2 लिख देना है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास हमने R2 से क्या करना है, Rn तक का डिस्टेंस, यानी हम कहते हैं कि हमने आगे जो है ना Rn तक का वर्क फाइंड करना है। तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ पे R2 लिख देंगे, यहाँ पे R1 लिख देंगे, सिर्फ इतना सिंपल सी चेंजिंग। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमने फ़र्ज़ किया, हमने ये 3 इंटरवल का वर्क, 3 जो छोटे छोटे पीसेस हैं जो हमने पाथ को पीसेस के अंदर कन्वर्ट किया था, उन 3 इंटरवल्स का या 3 पैचेस का हमने वर्क फाइंड कर लिया। अब हम कहते हैं कि इन तीनों पैचेस का जो वर्क है इनको हम क्या करते हैं, इनका हम टोटल वर्क फाइंड करते हैं, इनको हम ऐड करते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क किस तरह फाइंड होगा, इन तीनों के जो ये हैं इनको हम ऐड कर देंगे, इन तीनों के तीनों वर्क्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, अब हम लिखेंगे टोटल वर्क इज इक्वल टू, अब देखें तो इन तीनों फार्मूलाज के अंदर ही हमारे पास नेगेटिव जी एम ई एम, इसके साथ नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, नेगेटिव जी एम ई एम, ये तीनों में सेम है। तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिए, ये चीज़ें डिफरेंट है ये वाली जो है ब्रैकेट्स के अंदर, तो इनको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया। अब इनको हम लिख देते हैं 1 डिवाइड बाई आर ए, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई आर ए, माइनस 1 डिवाइड बाई आर वन, यहाँ पे माइनस 1 डिवाइड बाई आर वन, फिर यहाँ पे प्लस 1 डिवाइड बाई आर वन है, यहाँ पे ये लिख दिया, माइनस 1 डिवाइड बाई आर टू, यहाँ पे ये लिख दिया। फिर यहाँ पे आ जाते हैं तीसरे का, ये हम लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस 1 डिवाइड बाई आर टू,
ठीक है, और फिर उसके बाद -1/Rn ये। अब देखा जाए तो यहाँ पे 1/R1 माइनस में भी है प्लस में भी है, 1/R2 माइनस में भी है प्लस में भी है, तो ये कट सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन तमाम के तमाम को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास एक इनिशियल बचा और एक फाइनल बच गया, यानी 1/R एक इनिशियल पॉइंट बच गया और एक हमारे पास फाइनल पॉइंट बच गया। अब फाइनल पॉइंट हमें नहीं पता, हमें ये बस इतना पता है कि हमने ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर फेंक दिया। ये नहीं पता कि हमारा ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट क्या है। हमें नहीं मालूम कि ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनल पॉइंट पे किधर गया, ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाके वो कहाँ पे लगा। ठीक है, तो हमें फाइनल पॉइंट के बारे में नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, फाइनल पॉइंट जगह हम इन्फिनिटी को पुट कर देते हैं कि हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कहाँ गया, उसका फाइनल पॉइंट क्या, उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। तो हमने यहाँ पे इन्फिनिटी को पुट कर दिया, ये तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो वर्क के टोटल वर्क के फॉर्मूले में सिर्फ हमारे पास बच गया यहाँ पे 1/RA, बाकी ये तो ज़ीरो हो गया। तो टोटल वर्क का फार्मूला जो हमारा कैलकुलेट हुआ वो क्या हो गया, टोटल वर्क इज इक्वल टू -GMEM और ब्रैकेट के अंदर 1/RA। ये हमारे पास टोटल वर्क का फार्मूला है। टोटल वर्क हमने जब फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज़ होगा। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बेसिकली वो एनर्जी जो कि इस वर्क के करने से ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गई, उस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये फर्ज के ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ऊपर लेके गया, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो ये खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। क्यों नीचे चला जाएगा, क्योंकि मैंने जो इसको वर्क इसके ऊपर मैंने किया वो वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो इसी तरह जैसे हमने ऑब्जेक्ट ऊपर लेके गए तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी वो जो वर्क हमने किया था वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द अप्लाइड वर्क टू मूव इट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड टू इन्फिनिटी विद इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने वर्क परफॉर्म किया कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से इन्फिनिटी में चला जाए, तो उस वर्क की वजह से जो ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। और फार्मूला की बात करें तो फार्मूला एज इट इज़ यही वर्क वाला फार्मूला है, बस ये यहाँ पे यू के अंदर यहाँ पे हम इसके क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे डब्ल्यू की जगह पे, सिर्फ हमने यू लगा देना है कि ये वर्क क्या है, ये वर्क जितना वर्क है उतनी ही क्या होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी हुई। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या फार्मूला, वो हमारे पास है V इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करके ग्रेविटेशन पोटेंशियल को फाइंड करेंगे इस किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो कि हमारे पास अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर से अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की यूनिट क्या है, ये हमारे पास एनर्जी और ये हमारे पास मैस है, जूल पर किलोग्राम। ये हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल की क्या है, यूनिट्स हैं, जो कि हमारे पास इक्वल है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है, अगर डायमेंशन की बात करें तो इसी डायमेंशन हमारे पास क्या है, m का स्क्वायर और l-2। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करते हैं तो u डिवाइड बाई m है, u की क्या वैल्यू -GME m डिवाइड बाई r और डिवाइड बाई m, मैथ से कट जाएगा, -GME डिवाइड बाई r, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो ये किस किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, दो चीज़ें जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। सबसे पहले ये हमारे पास इस फॉर्मूला के अंदर हम देखते हैं, एक तो मैस ऑफ अर्थ और एक आर हमारे पास हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालेंगे उसकी पोजीशन होगी कि वो अर्थ के ऊपर या सरफेस ऑफ अर्थ पे किस पोजीशन पे मौजूद है। ठीक है, वो अर्थ से अगर हाइट पर है, अर्थ के सरफेस पे मौजूद है, तो ये उसकी पोजीशन है। ठीक है, आर बेसिकली पोजीशन को इंडिकेट करता है और एम ई बेसिकली प्लेनेट का मैस है। तो एक ये मैस ऑफ प्लेनेट के ऊपर डिपेंडेंट है और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंसी की बात करें तो ये मैस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जितना मर्जी ऑब्जेक्ट का मैस बढ़ा इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, शेप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और साइज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये हमारे पास इसकी वो है। अब आते हैं ग्राफ की तरफ। अब ये हमारे पास क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट की वैल्यू है, ऑब्जेक्ट का सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जैसे जैसे बढ़ाया तो ऑब्जेक्ट क्या करता गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारे पास इन्फिनिटी के करीब होती गई, यानी वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाता गया। तो ये इस ग्राफ में इंडिकेट किया गया है। बाकी इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा ये लॉन्ग क्वेश्चन। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।